हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। इसी क्रम में हमारा आज का पहला पॉइंट है न वसूल हुए किराए की प्राप्ति होने पर या बकाया किराए की राशि प्राप्त होने पर। देखिए, अर्लियर हमने पढ़ा है, हमने जब असेसी के लिए, हमारे करदाता के लिए एनुअल वैल्यू की गणना करनी शुरू की थी, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर करदाता को किसी गत वर्ष में किराया वसूल नहीं हो सका तो हम एनुअल वैल्यू का निर्धारण करते समय न वसूल हुए किराए की राशि को कम करके जो सकल वार्षिक मूल्य और जो वार्षिक मूल्य है वो ज्ञात करते थे। मान लीजिए ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है जिसको हमने कम करके एनुअल वैल्यू ज्ञात की थी, अगर ये अनरियलाइज्ड रेंट करदाता को वसूल हो जाता है तो हम इसको किस तरीके से आय में शामिल करेंगे उस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो अंडर सेक्शन 25A के अनुसार किराए की बकाया राशि तथा न वसूल हुए किराए की प्राप्ति होने पर यह राशि उस वित्त वर्ष की मकान संपत्ति से आय मानी जाती है जिसमें वह प्राप्त या वसूल हुई है। अर्थात ये चाहे किसी भी वर्ष की राशि हो, अनरियलाइज्ड रेंट चाहे किसी भी वर्ष का रहा हो, ये आय उस गत वर्ष की मानी जाएगी जिस गत वर्ष में ये करदाता को प्राप्त हुई है। इस राशि को करदाता की कुल आय में मकान संपत्ति से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाएगा, चाहे वह करदाता उस वित्त वर्ष में उस मकान संपत्ति का स्वामी है अथवा नहीं। इस राशि पर 30% की दर से मानक कटौती स्वीकृत होगी, परंतु इसकी प्राप्ति हेतु किए गए व्यय की कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी। देखिए, क्योंकि करदाता अनरियलाइज्ड रेंट की छूट ले चुका है, उसे वो एनुअल वैल्यू से कम कर चुका है, इसलिए जिस भी गत वर्ष में ये राशि उसे रिकवर होगी उस गत वर्ष में ये कर योग्य हो जाएगी। हम इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन की 30% की कटौती भी स्वीकृत करेंगे, लेकिन इसकी प्राप्ति के लिए यदि करदाता ने किसी तरह का कोई व्यय किया है तो उसकी कटौती इसमें से स्वीकृत नहीं होगी। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ये जो अनरियलाइज्ड रेंट उसे रिकवर हुआ है, ये तभी कर योग्य होगा जब करदाता ने जिस गत वर्ष में ये वसूल नहीं हुआ उस गत वर्ष के सकल वार्षिक मूल्य की राशि ज्ञात करते समय इसे कम किया हो। यदि अनरियलाइज्ड रेंट की कटौती स्वीकृत नहीं की गई है करदाता को, तो फिर इसकी रिकवरी पर यह कर योग्य नहीं होगा। हमारा अगला बिंदु आता है वार्षिक मूल्य का ऋणात्मक होना। देखिए, हम एनुअल वैल्यू ज्ञात करते हैं और एनुअल वैल्यू में से धारा 24 में मकान संपत्ति से आय शीर्षक में धारा 24 के अंतर्गत करदाता को 2 कटौती स्वीकृत की जाती है, एक मानक कटौती और एक ऋण पर ब्याज। हम बात कर रहे हैं कि यदि वार्षिक मूल्य ही ऋणात्मक हो जाएगा तो क्या कटौतियाँ स्वीकृत होगी। देखिए, पहली चीज़ तो हम ये क्लियर कर लें कि वार्षिक मूल्य ऋणात्मक कब होगा। हम जब एनुअल वैल्यूएशन करते हैं मकान का, उसके पहले हम क्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात करते हैं, सकल वार्षिक मूल्य, और उस सकल वार्षिक मूल्य में से हम करदाता द्वारा नगरपालिका करों का या स्थानीय करों का जो भुगतान किया जाता है उसे हम कम करके वार्षिक मूल्य ज्ञात करते हैं। तो ये स्थिति कब आती है कि यदि सकल वार्षिक किराया राशि में से करदाता द्वारा भुगतान की गई नगरपालिका करों की राशि को कम किया जाता है तो प्राप्त राशि वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू कहलाती है। यदि हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस देन म्यूनिसिपल टैक्सेस है तो सकल वार्षिक मूल्य नगरपालिका कर से कम होने की स्थिति में वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो जाता है। इस स्थिति में करदाता को मानक कटौती की छूट नहीं दी जाती है, परंतु ऋण पर ब्याज की कटौती दी जा सकती है। मकान संपत्ति से ऐसी ऋणात्मक आय की पूर्ति अन्य मकानों की आय से की जा सकती है, और फिर भी यदि ये पूरी नहीं होती तो उस गत वर्ष में इसे अन्य शीर्षकों से जो आय है उससे इसको समायोजित किया जा सकता है, इसकी पूर्ति की जा सकती है। देखिए, हम अगर हमारा एनुअल वैल्यू
ऋणात्मक हो गया है, नेगेटिव हो गया है, तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट असेसी को नहीं मिलेगी, लेकिन ऋण पर ब्याज की छूट इसे स्वीकृत की जाएगी। और जब ये ऐसी नेगेटिव अमाउंट जो कि हमारा नेगेटिव एनुअल वैल्यू है, जब ये हम इसको कर योग्य आय का निर्धारण करेंगे, वो अगर हमारी लॉस में चली गई है, तो हम क्या करेंगे, उसी गत वर्ष में पहले अन्य मकानों की आय से उसे समायोजित करेंगे, और यदि उससे भी इसकी पूर्ति नहीं होती है तो अन्य शीर्षक की आय से हम इसकी क्षतिपूर्ति, इसकी जो है पूर्ति करेंगे। अगला हमारा बिंदु आता है प्राप्त किराए को सकल बनाना। यानी कि अगर असेसी को रेंट प्राप्त हुआ है, रेंट रिसीव्ड अगर हमें दिया गया है, तो कौन कौन सी स्थितियां होगी जब इसे क्रॉसअप करना ज़रूरी होगा, इसे सकल बनाना ज़रूरी होगा। देखिए क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को किराए के रूप में कोई व्यक्ति 2,40,000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान करेगा, तो यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 10% की दर से उस किराए पर TDS कर की कटौती करके ही शेष राशि का भुगतान मकान मालिक को करेगा। और ये जो 10% की राशि उसने कर की काटी है, ये उसको सरकार को जमा करवाएगा। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए उसने जब 10% काट करके उसे भुगतान किया है किराएदार ने मकान मालिक को, तो मकान मालिक को जो रेंट प्राप्त हुआ है वो प्राप्त किराया उसका कर योग्य नहीं होगा। पहले वो इसे सकल बनाएगा, उसके बाद ही वो राशि कर योग्य आय में शामिल की जाएगी। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से स्पष्ट करेंगे कि यदि करदाता को किसी किराएदार द्वारा भुगतान की गई किराए की राशि 2,40,000 रुपये से अधिक है, तो यह किराएदार का दायित्व है कि वह उसमें से 10% की दर से उद्गम स्थल पर कटौती करके सरकार में जमा करवाए तथा शेष राशि मकान मालिक को भुगतान करे। ऐसी दशा में किराए की प्राप्त राशि वास्तविक किराए से की राशि से कम होती है। अतः इसे निम्न प्रकार सकल बनाकर वास्तविक किराए की राशि ज्ञात की जा सकती है। तो हम इसे ग्रॉसअप कैसे करेंगे, रेंट रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 90। तो हमारे पास जो राशि आएगी वो ग्रॉस रेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए करदाता को 2,70,000 रुपये किराए की राशि प्राप्त हुई और किराएदार ने उस पर 10% TDS काटने के बाद उसे भुगतान किया है, तो उसके हैंड्स में जो एज ए रेंट अमाउंट आई है वो कितनी आई है, 2,70,000। और किराएदार ने क्या किया है, उस पर 10% TDS काटा है। अब हम इसे जब ग्रॉसअप करेंगे तो कैसे करेंगे, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 90, तो सकल किराए की राशि कितनी आएगी, 3 लाख रुपये। तो करदाता की जब कर योग्य मकान संपत्ति की आय की गणना करेंगे तो हम यहाँ 3 लाख रुपये की राशि से करेंगे, 2,70,000 रुपये से नहीं। ये जो 30,000 रुपये उसका कर की अमाउंट है, इसका एडजस्टमेंट वो कब करेगा, जब वो अपनी आय की जो इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा उस समय वो TDS के रूप में 30,000 रुपये दिखा करके अपने कर दायित्व की गणना करेगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है रिगार्डिंग TDS ऑन रेंट, वो मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़, यदि किराएदार पार्टनरशिप फर्म अथवा कंपनी है और किराया 2,40,000 रुपये वार्षिक से अधिक है, तो 10% TDS जो है वो आवश्यक रूप से काटा जाएगा। यानी कि फर्म और कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यदि उनके द्वारा चुकाया गया एनुअल रेंट 2,40,000 रुपये से अधिक है, तो वो 10% TDS काट करके सरकार में जमा कराएगी तथा शेष राशि मकान मालिक को भुगतान करेगी। अगला हमारा बिंदु आता है कि यदि किराएदार कोई व्यष्टि, इंडिविजुअल अथवा हिंदू अविभाजित परिवार HUF है और किराए की भुगतान की गई राशि 2,40,000 रुपये से वार्षिक से अधिक है, तो TDS तभी काटा जाएगा जबकि इनके खातों का अंकेषण धारा 44 AB के अंतर्गत अनिवार्य हो, इनकी बिक्री 1 करोड़ रुपए से अधिक हो तथा पेशे की सकल प्राप्तियाँ 50 लाख रुपए से अधिक हो। ऐसी स्थिति में ही ये क्या करेंगे, TDS काट करके भुगतान करेंगे, किराए की राशि का भुगतान करेंगे। लेकिन मान लीजिए यदि कोई व्यष्टि या हिंदू अविभाजित परिवार 1 जून 2017 से मकान संपत्ति का किराया 50,000 रुपये प्रति माह या माह के किसी भी भाग के लिए भुगतान करते हैं,
तो वह ऐसे किराए में से निर्धारित 5% की दर से TDS काटेंगे। उसके बाद शेष राशि का भुगतान जो है वो मकान मालिक को करेंगे। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि इनके बही खातों का अंकेक्षण धारा 44 AB के तहत अनिवार्य हो या न हो। अगर इनके द्वारा भुगतान की गई किराए की राशि 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक है तो ये 5% की दर से अनिवार्य रूप से उस पर TDS काटेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए यदि सकल किराए में सर्विस टैक्स, सेवा कर या GST भी शामिल है तो उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती सेवा कर या GST पर नहीं लगाई जाएगी, अर्थात सेवा कर या GST घटाने के बाद शेष राशि पर उद्गम स्थान पर कर काटा जाएगा। आयकर की कटौती जो है वो इनको घटाने के पश्चात ही की जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बहुत सारे प्रोविज़न्स को पढ़ा। शुरू से लेकर अंत तक हमने इस पर जितने भी आयकर अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं उन्हें समझने का पूर्ण प्रयास किया। फिर भी यदि आपको कहीं किसी तरह का कोई संशय है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या व्यक्तिगत रूप से कॉल करके अपने संशय का समाधान कर सकते हैं। अब मैं आपको अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करवाऊंगी। आपको मकान संपत्ति से आय शीर्षक में यदि किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।